नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। हम कल क्लास में पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर की संख्या 11 होती है, इतना हम जान चुके हैं। वर्गीकरण में हम कुछ जाने थे, अब वर्गीकरण हम किन किन आधार पर करते हैं हम उसको जानते हैं। नंबर 1 पर है, हम ये कह सकते हैं या तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने कल जाना था। मात्रा का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि मूल स्वर हैं वो 4 हैं। इनमें है ए, ई, उ और री। इन सभी को हम एक से दर्शाते हैं, जबकि जो अन्य जो हैं स्वर उनको हम ऐस से दर्शाते हैं क्योंकि वे दीर्घ रूप है। अब मात्रा के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं। कौन कौन सा हुआ? मूल स्वर को ही हमने जाना था लघु स्वर कहते हैं। इसी को हम एक मात्रीय स्वर भी कह सकते हैं। इसी को हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जितने भी हमारे मूल स्वर हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। मतलब इनकी गिनती कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ए, लघु ई, लघु उ और री। नंबर 2 पर विभाजन आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम एक से अधिक मात्रा वाला भी कह सकते हैं, 2 मात्रा कह सकते हैं हम इसे। इसको अभी बताया मैंने कि एस के माध्यम से जानते हैं। जब हम हिंदी साहित्य में छंद बिंदु जब पढ़ेंगे तब हम मात्राएं गिनना सीखेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? जो शेष बचे हुए 7 हैं वो सभी क्या होते हैं? लघु से दीर्घ स्वर होते हैं। एस का दीर्घ रूप होता है आ, ई का दीर्घ रूप बड़ी ई, उ का दीर्घ रूप बड़ा उ और ए जो संयुक्त रूप से बनते हैं आई, ओ और औ। ये 7 मिलकर के क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नंबर 3 पर आता है कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जब साइन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि लघु स्वर का साइन होता है एक पूर्ण विराम के जैसे, दीर्घ स्वर का साइन होता है एस की तरह, जबकि प्लुत स्वर का साइन होता है यूं। इसे वैदिक स्वर भी कह सकते हैं क्योंकि वेदों में आमतौर पर इनका उच्चारण हुआ था या प्रयोग हुआ था। इसको इनकी जो संख्या है वो हिंदी में तो मानी जाती है प्लुत स्वरों की 8, और जो मूल भाषा थी हमारी संस्कृत उसमें मानी जाती है 9। किसकी? प्लुत स्वर की संख्या है। हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि वैदिक संस्कृत के में इनका, या वैदिक जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण में हैं, उनमें इनका प्रयोग हुआ है। तो जैसे हम उच्चारण बोलते हैं ओम, तो हम ओ को काफ़ी लंबे श्वास के माध्यम से खींचते रहते हैं और फिर जहाँ पर होठ बंद करते हैं वहाँ पर मै की ध्वनि स्वतः ही निकल जाती है, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है? बिल्कुल अल्प श्वास या प्राणवायु से बोला जाने वाला स्वर लघु स्वर। लघु स्वर से दुगनी जो है प्राणवायु से बोला जाने वाला है दीर्घ स्वर, और उससे 3 गुनी प्राणवायु से बोला जाने वाला कहलाता है प्लुत स्वर कहलाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। ये बात समझ में आ गई होगी कि प्लुत स्वर भी हैं, ये इनकी हिंदी में संख्या 8 होती है। संस्कृत में 9 क्यों है? क्योंकि आमतौर पर संस्कृत में जो है री के 2 रूप माने जाते हैं, जबकि हिंदी में री का रूप एक ही होता है। नंबर 2 पर आता है ओष्ठ आकृति के आधार पर। स्वर का वर्गीकरण नंबर 2 क्या है? ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर भेद होते हैं 2। नंबर 1 होता है वृत्ताकार और नंबर 2 होता है अवृत्ताकार। जानते हैं हम वृत्त मतलब, जैसा हम मैथ में पढ़ चुके होंगे कि गोल राउंड। हम कह सकते हैं ओष्ठ आकृति यानी होठ का आकार जब गोल राउंड में हो जाता है तो उसे कहते हैं वृत्ताकार, और जब इनका जो है होठ की आकृति गोलाकार में नहीं होती तो उसे हम मान लेते हैं क्या? अवृत्ताकार।
जैसे वृत्ता, इसको ही हम कह सकते हैं वृत्तामुखी कह सकते हैं या अवृत्तामुखी कह सकते हैं, बात एक ही है दोनों का मतलब। जैसे हम बोलते हैं ए तो वृत्ताकार नहीं है, बोला आ तो भी नहीं है, ई तो भी नहीं है, दीर्घ ई तो भी नहीं है, पर जैसे हम ऊ बोलेंगे तो ऊ किस में आ जाएगा, वृत्ताकार में, लघु ऊ भी और दीर्घ ऊ भी। फिर आता है री तो अवृत्तामुखी है वो, फिर आता है ए, फिर आता है आई, फिर आता है ओ बोलते ही हमारे मुख फिर से वृत्ताकार हो गया, और फिर आता है औ। इस प्रकार से हमारे सभी जो 11 स्वर हैं वो आ चुके हैं। वृत्ताकार में संख्या 4 है और अवृत्ताकार है, इसके अंदर वही संख्या हमारी कितनी है, 7 है। अब हम मानते हैं तीसरा जो वर्गीकरण है वो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता, क्योंकि हमारे मुख विवर में जो हमारी जिह्वा होती है यह 3 आधार पर कार्य करती है। कैसे, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो कभी तो जीभ के आगे का हिस्सा गति करता है, कभी मध्य से गति होती है, तो कभी जीभ के पीछे आधार यानी जो है मूल रूप की तरफ से हमें कभी गति दिखाई देती है। इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण 3 रूप में कर सकते हैं। एक होता है जीभ